हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएच एग्जाम प्लेक्स पे। तो जेएच एग्जाम प्लेक्स, जैसा कि आपको पता है कि वीबीयू के जितने भी कोर्सेस हैं, चाहे वो मेजर हो, माइनर हो, एमडीसी हो या फिर अदर सब्जेक्ट, जो भी आपका सिलेबस में है उसकी तैयारी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहा है। तो जितने भी लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ पढ़ाई नहीं, जो भी एक्स्ट्रा नोटिसेस वीडियो के द्वारा जारी की जाती हैं सबसे पहले हमारा चैनल आप तक पहुँचाता है। तो आप इस चीज़ के जरिए जो भी आने वाला जो भी प्रोग्राम आपका कॉलेज के द्वारा जारी होता है वो आपको पता लगता है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं, दूसरा इन्फॉर्मेशन आपके लिए ये है कि आप इस चैनल के लिंक पे डिस्क्रिप्शन पे जाएंगे तो वहाँ आपको लिंक मिलेगा हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल का। वहाँ पर जो भी पढ़ाई होता है उसका आपको पीपीटी का पीडीएफ फॉर्मेट में आपको नोट्स मिल जाता है, जो कि आप उसका प्रिंट आउट निकाल के या फिर उसी नोट से आप पढ़ के अपना एग्जाम को अच्छा से दे सकते हैं। तो आज आपका फर्स्ट क्लास है, जो सेमेस्टर 1 है उसका मेजर और माइनर का जो कॉमन पार्ट एक टॉपिक में लेके आया हूँ, ओरिजिन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी उस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जो कि ये मेजर पार्ट है, तो आपका आंसर भी जो होना चाहिए उस लेवल का होना चाहिए, सेमेस्टर 1 के लेवल का होना चाहिए। तो उस चीज़ पर हम लोग कैसे आंसर को अपना सुंदर बनाएं, उसमें क्या क्या चीज़ और जोड़ें, ऐड ऑन करें कि आपका आंसर और सुंदर हो। ठीक है, तो शुरुआत में कुछ पॉइंट्स में लाया हूं जो कि चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए आपके एमसीक्यू में भी हेल्पफुल है, और जो एक खास क्वेश्चन है जो मैं आपको पहले ही दिखा देता हूं, जो क्वेश्चन मैं लेके आया हूं आपके लिए वो आपका देखिए, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति एवं विस्तार। तो आज हम लोग विस्तार पर तो प्रकाश नहीं डालेंगे, हम लोग किस पे प्रकाश डालेंगे, उत्पत्ति पे। तो विस्तार हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास पर। आज का पूरा क्लास किस पर है, उत्पत्ति पर है। ठीक है, कि ओरिजिन क्या था हड़प्पन सिविलाइजेशन का, जो अनेक डिफरेंट जो इतिहासकार थे और जो भी आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग मिला है यहाँ पर, वो अनेक लोग के द्वारा क्या क्या मत दिया गया कि इसका ओरिजिन, कोई बोलते थे कि ये आर्यंस थे, कोई बोलते थे कि सुमेरियन सभ्यता से ताल्लुक रखते हैं, किन्हीं का मानना था ये भारत के ही छोटे छोटे जो सभ्यता थे उनको मिला के एक बड़ा सभ्यता हड़प्पा सभ्यता बना था। तो इस सभी चीजों पर हम लोग आज चर्चा करेंगे एक एक करके। मैं बहुत ही सुंदर नोट्स आपके लिए लाया हूं जो कि क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में है। अगर आप इसको पढ़ के, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप इसी को लिखें, आप इसको पढ़ के समझ के इसमें आप भी और कुछ किताबें पढ़ के इसमें ऐड ऑन कर पाते हैं तो आपका आंसर बहुत सुंदर होगा। क्योंकि आप रट तो नहीं पाइएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो आपका जो हड़प्पा सभ्यता का सिलेबस आपके लिए डिस्क्राइब किया हुआ है उसमें से पहला उत्पत्ति और विस्तार है, ओरिजिन और एक्सपेंशन है, दूसरा है हड़प्पन सभ्यता का फीचर्स, और तीसरा है कि उसका पतन कैसे होता है, उसका डिक्लाइन। बस तीन ही टॉपिक है आपको इस टॉपिक में हड़प्पन सिविलाइजेशन में पढ़ना है। ठीक है, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन का ओवरव्यू मैं धीरे धीरे दे देता हूं, हल्का ओवरव्यू दूंगा क्योंकि आज हम लोग को पढ़ना है ओरिजिन के बारे में, और इसका जो बुक्स में ओवरव्यू रहता है और ओरिजिन से कम रहता है, इसके फीचर से सभी बुक्स में स्टार्ट होता है। तो हम लोग आज देखेंगे इनका ओरिजिन कैसे हुआ था। तो आपको पता है हड़प्पन सिविलाइजेशन जो सबसे पहले है वो किसके द्वारा खोजा गया था। तो ये सब जो क्वेश्चन है आपका एमसीक्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। तो दयाराम साहनी थे जो हड़प्पन सभ्यता का खुदाई करने के लिए 1921 में अपना पहला कदम उठाए थे। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे मोहनजोदड़ो, फिर आगे जितना भी लोथल, बनावली, सब ये सब आगे खुदाता गया और एक्सकवेशन में ये सब बाहर निकलता गया। तो खासियत क्या है, लोग इसके तरफ आकर्षित क्यों हुए। ठीक है, ओरिजिन हम लोग पढ़ेंगे, अभी हम लोग ओवरव्यू पे बात कर रहे हैं कि लोग इसके तरफ आकर्षित क्यों हुए। क्योंकि ये ऐसी सभ्यता थी जिसकी खुदाई करने पर पहले तो लोग इस पर उतना इंटरेस्ट नहीं लगा रहे थे। जैसे चार्ल्स मैसन शुरुआत में 1826 में
हड़प्पन सभ्यता के बारे में वो लिखे थे, लेकिन उतना इंटरेस्ट के साथ लोग इस पर अपना इंटरेस्ट जगा नहीं रहे थे। लेकिन बाद में जब इसको और ज्यादा खोदा गया, जब पता चला कि इसके अंदर जब मैच्योर फेस जो इसका है वो एकदम टाउन जैसा है, ठीक है। अब पहले का सभ्यता और टाउन जैसा हो तो सभी लोगों का आकर्षण इसके तरफ आएगा ही, ठीक है। तो ये शहरी सभ्यता थी जो पूरे, आप देखेंगे पूरे विश्व में आप जो भी जितना भी सभ्यता है सब आप देखेंगे सब विलेज लेवल पर आपको सभ्यता दिखेगी ज्यादातर, लेकिन जो हड़प्पा है उसका सभ्यता आपको शहरी मिलेगा। तो शहरी सभ्यता होने के कारण ये पूरे विश्व में विख्यात हुई और इसके बारे में अभी भी सब लोग चर्चा करते हैं और अभी भी इसके बारे में खुदाई जो होती है उसमें नए नए शहर और जो एक्सकवेशंस और आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग है वो पुरातात्विक जो स्रोत है और मिलते जा रहे हैं, इस पे एड ऑन होते जाता है, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता का जो ओरिजिन है उसके लिए जो अलग अलग इतिहासकार थे उनका अलग अलग मत है। उन मत को हम लोग देखेंगे, फिर उन मतों को हम लोग डिटेल में देखेंगे क्योंकि आपको लॉन्ग आंसर का तैयारी यहां पर करना है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम लोग चलते हैं स्लाइड नंबर 1 पे और बात करते हैं कि इसके बारे में चर्चा क्यों हो रहा था। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता नाम क्यों पड़ा? अच्छा बताइए नामकरण क्यों पड़ता है? किसी भी जगह का नामकरण क्यों पड़ता है? तो या तो जो उसका पहला जो आप खोजे हैं, किसी भी जगह पर आप खुदाई कर रहे हैं, मान लीजिए पहला शहर आपको मिला हड़प्पा, तो आप नाम रख देते हैं उस चीज का हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। या फिर उसके बगल से कोई नदी निकल रही है, मान लीजिए इंडस, सिंधु, तो उसका आप नाम रख देते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। या यहां पर जो मेटल्स यूज होते थे, जो भी मेटल्स औजार यहां पर यूज होते थे, उसके तुलना में भी आप उसका नाम उस सभ्यता का यहां पर पहले विद्वान लोग रखते थे, ठीक है, जो कि अभी भी रखा जाता है, ठीक है। तो कांसा यहां पर मिलता था, तो कांस युगीन सभ्यता भी इसको आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे कि इसका स्टार्टिंग कैसे हो रहा था। हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन के बारे में सबसे पहले चर्चा कौन लोग कैसे कैसे इसके बारे में चर्चा कर रहे थे और कैसे खुदाई के दौरान पूरा ये विश्व प्रसिद्ध हो गया, उस पर पहले हम लोग चर्चा करेंगे। फिर हम लोग उस क्वेश्चन पे आएंगे जो लॉन्ग क्वेश्चन है, तो आप अच्छे से इसको समझते रहिए और हम लोग अभी सीखेंगे। और इस चैप्टर के खत्म होने के बाद, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद, लॉन्ग क्वेश्चन तो मैं करवा रहा हूं, इस चैप्टर के खत्म होने के बाद हम लोग एमसीक्यू भी देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो आप देखेंगे यहां पर क्या लिखा हुआ है। चार्ल्स मैसन पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1826 में हड़प्पा के बारे में लिखा था। तो चार्ल्स मैसन से ही कहानी शुरू होता है हड़प्पा के बारे में। तो ये पहले व्यक्ति थे जो हड़प्पा के बारे में लिखते हैं, ऐसा पता चलता है, ठीक है। हड़प्पा के बारे में लिखते हैं कब? 1826। और खुदाई कब हुआ था? दयाराम साहनी के द्वारा 1921, लगभग 100 साल, देख लीजिए आप, लगभग 100 साल, मतलब 100 साल पहले से कहानी चल रहा था, इसके बारे में खुदाई चल रहा था, लेकिन उतना नहीं पता चल पा रहा था जिसे कि लोगों का, इतिहासकारों का इंटरेस्ट उस पर जगे, ठीक है। आगे हम लोग देखें नेक्स्ट क्या हुआ था। तो जॉन विलियम ब्रिंटन जो रेलवे के इंजीनियर थे, 1856 में क्या किए, जो ट्रेन चल रही थी कराची से लाहौर, उसके बीच ब्रिक्स को बिछाना था, ईंट बिछाना था रेलवे ट्रैक पर। तो ये लोग कौन सा ब्रिक इस्तेमाल कर रहे थे? बर्न्ड ब्रिक्स को इस्तेमाल कर रहे थे, जली हुई संरक्षा वाली ब्रिक्स, जली हुई ईंट का ये लोग इस्तेमाल कर रहे थे, ठीक है, बिछाने के लिए रेलवे ट्रैक्स में, ठीक। और वो ईंट किस सभ्यता का था? वो इसी हड़प्पन सभ्यता का था, क्योंकि ये लोग टाउन प्लानिंग से अपना शहर को बसाए थे, ठीक है। ये लोग बर्न्ड ब्रिक्स का यूज यही लोग करते थे, कौन? हड़प्पा सभ्यता वाले। तो यहाँ पढ़ेंगे आप, वही चीज लिखा हुआ है। जॉन विलियम ब्रिंटन जो रेलवे के इंजीनियर थे, 1856 में कराची से लाहौर तक
रेलवे लाइनों के निर्माण के दौरान कुछ जली हुई संरचना और अवशेषों को गर्म किया गया, मतलब अवशेषों को यूज यहां पर आप बोल सकते हैं यूज किया गया, ठीक है, उन बर्न्ट ब्रिक्स का। उसके बाद अलेक्जेंडर कनिंघम का कहानी इसमें आता है। तो पहले आप देखें कौन, चार्ल्स मैसन, फिर जॉन विलियम ब्रिंटन, फिर अलेक्जेंडर कनिंघम। तो ये भी कुछ कुछ अपना मत बताते हैं, कुछ कुछ बताते हैं हड़प्पन सभ्यता के बारे में। तो क्या बताते हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1856 में हड़प्पा का दौरा किया। तो ये हड़प्पन सिविलाइजेशन जहां पर भी प्रेजेंट था वहां पर ये वहां का दौरा किए, लेकिन हड़प्पा के महत्व को नहीं समझा। दौरा किए, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया है कि ऐसा कुछ मिला ही नहीं कि लोगों का वहां पर ध्यान जाए, लोगों का इंटरेस्ट वहां पर जाए, ठीक है। तो अलेक्जेंडर कनिंघम जरूर आए थे हड़प्पा 1856 में, लेकिन वहां ऐसा कुछ भी फाइंडिंग्स इनको मिला नहीं और फिर ये वापस चले गए। बाद में सर जॉन मार्शल को हड़प्पा की खुदाई में दिलचस्पी हुई। अब यही है मेन हीरो, कौन, सर जॉन मार्शल। तो ये खुदाई का ऑर्डर देते हैं किसको, दयाराम साहनी को। तो आप देखेंगे 1921 में हड़प्पा की खुदाई किया गया। अब यहीं से क्या आता है, जो आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स ऑफ इंडिया है उसमें एक रेवोल्यूशनरी मूवमेंट, ये आप बोल सकते हैं एक रेवोल्यूशन के तौर पर पूरे विश्व में ये फैल जाता है कि हड़प्पा सभ्यता टाउन प्लानिंग के साथ बसाया हुआ था, ठीक है। तो बाद में सर जॉन मार्शल को हड़प्पा की खुदाई में दिलचस्पी हुई और उसके निर्देशन में दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की खुदाई की। तो फिर 1921 हो गया, फिर आगे खुदाई होगा, राखालदास बनर्जी करेंगे। 1922 में मोहनजोदड़ो का, फिर आगे होगा, फिर आगे ऐसे खुदाते जा रहा था और नया नया चीज उभरते जा रहा था, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे कि उनके निर्देशन में कौन, दयाराम साहनी। सब इंपॉर्टेंट पॉइंट आप अंडरलाइन करेंगे। दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की खुदाई की, जो कि ये भारतीय पुरातत्व के लिए एक गेम चेंजिंग, चार्जिंग नहीं, गेम चेंजिंग कार्य था, ठीक है, एक क्रांतिकारी कार्य था ये, ठीक है। आगे हम लोग देखें, अगर हड़प्पा के बाद मोहनजोदड़ो की खुदाई 1922 में, मैंने पहले ही बता दिया आपको, किसके द्वारा, राखालदास बनर्जी के द्वारा, राखालदास बनर्जी के द्वारा ये किया गया 1922 में। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोजों ने भारतीय पुरातत्व मतलब इंडियन आर्कियोलॉजी का एक नया अध्याय शुरू किया। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का जो खुदाई हुआ था उससे जो भारतीय पुरातत्व था वो एक नया अध्याय लिख रही थी। क्यों, क्योंकि ऐसा शहर जो खुदने के बाद ये मिला था वैसा कहीं पाया नहीं गया था। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में अब तक बड़ी संख्या में पुरातात्विक स्थलों की खोज और खुदाई की गई है। तो आप देखेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन में कौन कौन सम्मिलित है जहां पर खुदाई हो रहा है, भारत तो है ही, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये सब जगह आपको हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन के सिटीज आज भी खुदाई करने पर मिलते हैं, ठीक है। आप कमेंट करके बताइए, अफगानिस्तान में जो हड़प्पन सभ्यता का कौन सा सिटी प्रेजेंट है, आप यहां कमेंट करके बताइए कौन सा शहर यहां बसा हुआ है, ठीक है। हड़प्पन सभ्यता का कौन सा शहर अफगानिस्तान में बसा हुआ है, ये आप कमेंट करके बताइए, ठीक है। कमेंट करके आपको बताना है, जब वीडियो एंड हो जाएगा तो आपका आंसर हम देखना चाहते हैं कमेंट में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग को देखना है ओरिजिन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, पहले ओवरव्यू देख लेते हैं चैप्टर का हम लोग, उसके बाद। तो उत्पत्ति इंडस वैली सिविलाइजेशन का, तो मैंने जो 4 पेज का क्वेश्चन था उनको मैं 1 पेज पहले दिखाया हूं कि कौन कौन ऐसे लोग थे जो इसे मानते थे कि विदेशी मूल के सिद्धांत के थे, जो मानते थे कि ये एक सुमेरिया की सभ्यता थी उससे ताल्लुक रखते हैं, और कौन से ऐसे लोग थे जो मानते थे ये भारत में ही छोटी छोटी सभ्यताओं को एक साथ मिला के एक बड़ी सभ्यता पनपी थी उस दौरान, ठीक है। तो विदेशी मूल सिद्धांत क्या है और स्वदेशी मूल सिद्धांत के कौन कौन से लोग थे, आप लोग अभी बात करते हैं। तो विदेशी मूल सिद्धांत बोलता क्या है, तो विदेशी मूल सिद्धांत ये कहता है इस इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए कि जो
हड़प्पन सभ्यता थी वो सुमेरियन सभ्यता से ताल्लुक रखती है, उसी का एक एक्सटेंशन है, उसी को आगे बढ़ा के यहाँ पर बसाया गया है। ठीक है, वही चीज लिखा हुआ है यहाँ पर आप देखेंगे। तो विदेशी मूल सिद्धांत में कौन कौन से लोग थे? तो जॉन मार्शल, गार्डन चाइल्ड, मार्टिमर व्हीलर और डीएच गार्डन। तो ये चार लोग का नाम आप याद रखेंगे, मार्शल, गार्डन, आप देखेंगे गार्डन दो है यहाँ पर, गार्डन, गार्डन चाइल्ड और डीएच गार्डन। ठीक है, याद रहेगा नाम, मार्शल, सर जॉन मार्शल, गार्डन, गार्डन चाइल्ड और डीएच गार्डन, इसी में आप याद रखेंगे, और व्हीलर। तो ये चारों का क्या मानना था? ये चारों का मानना था कि ये एक सुमेरियन सभ्यता है, उससे ताल्लुक रखते हैं ये हड़प्पन सभ्यता के जो मिले हैं पुरातत्व वो। तो उनके अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति में सुमेरियन सभ्यता ही मुख्य कारण थी। ठीक है, इस चीज को आप अंडरलाइन करेंगे। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू में कि बताइए सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति में सुमेरियन सभ्यता ही मुख्य कारण था, किसके द्वारा, या ये कैसा सिद्धांत है और उसमें कौन लोग थे जो ये सिद्धांत को दिए थे? तो ये चारों में से कोई भी ऑप्शन रहेगा तो आपको मारना पड़ेगा। फिर देखते हैं हम लोग कि स्वदेशी मूल का सिद्धांत क्या था। इंडिजिनस जो सिद्धांत था, इंडिजिनस आप बोल सकते हैं यहाँ के लोग के द्वारा, या जो लोग मानते थे कि या स्वदेशी सभ्यता है, वो लोग कौन कौन थे। ठीक है, तो आगे इसको हम बढ़ा के आपको नाम दिखाते हैं। स्वदेशी मूल के स्टुअर्ट पिगट, अल्चिन की डब्ल्यू ए फेयर सर्विस, जॉर्ज एफ डेल्स और रफीक मुगल पाकिस्तान के पुरातत्व या इतिहासकर्ता आप बोल सकते हैं। ठीक है, पाकिस्तान के रहने वाले थे, ये बहुत अच्छा काम किए थे और ये बताए थे कि ये जो विद्वान जितना भी नाम हम बोले उसमें इंपॉर्टेंट है स्टुअर्ट पिगट और ये डब्ल्यू.ए. फेयर सर्विस। ठीक है, डब्ल्यू.ए. फेयर सर्विस और स्टुअर्ट पिगट का कहना क्या था कि यहाँ के ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो यहीं के छोटे छोटे सभ्यताओं द्वारा पनपी हुई एक बड़ी सभ्यता है, जिनको छोटी छोटी सभ्यताओं और उनके कल्चर को जोड़ जोड़ के एक बड़ी सभ्यता हुई है। उसी चीज को यहाँ पर लिखा हुआ है। तो उपर्युक्त विद्वानों के अनुसार इसके कई कारण हैं, जैसे क्षेत्रीय संस्कृति, अभी मैंने आपको बताया, छोटे छोटे कल्चर जैसे नवपाषाण संस्कृति, जैसे मेहरगढ़, आमरी, कोट दीजी आदि। तो इन छोटे छोटे शहरों के जो कल्चर एक साथ मिले और उनका महत्व क्या था, उनका जो भी एडमिनिस्ट्रेशन था या फिर कुछ भी रूल करने का नियम था, सब एक दूसरे से मिलते गए और एक बड़ा सभ्यता वहां पर स्थापित किया गया। ठीक है, तो ये कुछ मत थे, तो आप नाम याद रखेंगे, खास करके इसमें पिगट और फेयर सर्विस का। ठीक है, और आप और भी नाम याद रख सकते हो, रफीक मुगल। और उधर आप देखे थे गार्डन थे, डीएच और गार्डन चाइल्ड, और आपके जॉन मार्शल और व्हीलर। इतना नाम आप याद रखेंगे क्योंकि इन्हीं पर क्वेश्चन घूमता हुआ रहता है। अभी आप देखेंगे क्वेश्चन का जो आंसर हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, तो उस चीज में आप इस चीज को पाइएगा कि ये सब का नाम आपको ज्यादा बार आ रहा है। ठीक है, तो आइए हम लोग अब क्वेश्चन को देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन बोल क्या रहा है। तो हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति पर प्रकाश डाले। आज विस्तार पर प्रकाश नहीं डालेंगे, मैंने पहले ही बता दिया। आज हम लोग किस पर विस्तार डाल रहे हैं? उत्पत्ति पे। ठीक है, और क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप अब देखिए, क्लास तो होगा डेली, तो मैं बता दूं कि आप पहले से भी बुक्स पढ़ के आए तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। बुक्स पढ़ के आएंगे तो आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि आप पहली बार कोई भी किताब पढ़ते हैं तो कोई भी इंसान हो उसको हल्का हल्का समझ में आता है, उसके बाद ही उसको ठीक समझ में आता है। जो 2-4 रीडिंग होता है तो 2-4 रीडिंग का तो आपके पास टाइम नहीं है। आप एक बार रीड करके इस चीज को आप यहां पर समझ लेंगे तो आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा। ठीक है, तो थ्रो लाइट ऑन द ओरिजिन
ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो एक्सपेंशन हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, उत्पत्ति पढ़ रहे हैं अभी। ठीक है, तो सैंधव सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय इतिहास एवं संस्कृति का एक गौरवशाली अध्याय है, इसके बारे में मैंने चर्चा कर ली। देखिए ये सब पॉइंट आप लिखेंगे, अच्छे से लिखेंगे तो आपको मार्क्स ज्यादा मिलता है। अभी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो है नहीं कि आप ABCD क्लिक कर देंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएगा। आपको लिखना पड़ेगा और अच्छे हिंदी और इंग्लिश का प्रयोग करके आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला लाइन क्या है, सैंधव सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय इतिहास एवं संस्कृति का एक गौरवशाली अध्याय है। क्यों है, क्योंकि ऐसा सभ्यता पहली बार देखा गया था जिसमें टाउन प्लानिंग का यूज हुआ है, बर्न्ड ब्रिक्स का यूज हुआ है, जिसके रोड जो है, जिसकी जो नालियां हैं वो इस तरीके से आप बोलते हैं ड्रेनेज सिस्टम इसका पूरा अच्छे से इस आकार में है, मतलब नालियां एक दूसरे को 90 डिग्री पर काट रही हैं, अच्छे से ड्रेनेज सिस्टम है उसका। ठीक है, और बहुत सारा कारण है जो इसको गौरवशाली बनाती हैं। ठीक है, मगर बहुत से कारणों से सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव, विकास और पतन हमेशा से ही चर्चा में रहा है। तो आज हम लोग वैसे उद्भव पर बात कर रहे हैं, लेकिन अनेक जो इतिहासकर्ता और पुरातात्विक के इतिहासकर्ता जो हैं उनके द्वारा विभिन्न मत जो आते हैं वो इस हड़प्पन सिविलाइजेशन को, सिंधु घाटी सभ्यता को चर्चा में रखते हैं। ठीक है, तो सर्वप्रथम कारण तो यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपियों को अभी तक सही से पढ़ा नहीं जा सका। क्यों नहीं पढ़ा जा सका लिपियों को, क्योंकि ये इसकी लिपि तो थी, इसकी लिपि थी, लेकिन लिपि को पढ़ा नहीं जा सका क्योंकि इसकी लिपि कैसी थी, बॉस्ट्रोफेडन। इसकी लिपि कैसी थी, बॉस्ट्रोफेडन, मतलब इसका लिपि साइन बना के दिखाया था। मान लीजिए ये साइन है, ये कोई साइन है, ये कोई साइन है। अभी साइन से आपको क्या समझ में आएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो लिपि तो थी लेकिन आज तक इसको पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपियों को अभी तक सही से पढ़ा नहीं जा सका। साथ ही इसके बारे में अभी तक की पुरातात्विक खुदाइयों से कोई विशेष प्रकाश नहीं पड़ता है। तो ये किसके बारे में बोल रहा है, इस लिपि के बारे में बोला है कि जितना भी अभी तक खोज हुआ है उसमें जो भी लिपि मिला है उसमें कोई विशेष आप उसको पढ़ नहीं पाएंगे, कोई विशेष इसमें आपको अचीवमेंट नहीं हुआ है कि उसकी लिपि को आप और खुदाई करके कुछ ऐसा प्राप्त आप कर ले कि उसको आप पढ़ पाएंगे। ठीक है, साथ ही इसके बारे में अभी तक की पुरातात्विक खुदाइयों में कोई विशेष प्रकाश नहीं पड़ता। इसका कारण यह है कि, तो क्या इसका कारण उसको साथ में लिखना पड़ेगा, इस सभ्यता के अवशेष जहां कहीं भी मिले हैं अपनी पूर्ण विकसित अवस्था में मिले हैं, मतलब मैच्योर फेज में मिले हैं। ठीक है, पूर्ण विकसित अवस्था मतलब मैच्योर फेज। खुदाई कैसे होगा सॉरी, आपका जो खुदाई होगा अप टू बॉटम होता है, टॉप टू बॉटम। तो खुदाई करते करते इस जगह पर जो आपको सभ्यता मिला है वो अपने मैच्योर फेज में है। ठीक है, और यही इसको सराहनीय बनाती है, गौरवशाली बनाती है कि ये मैच्योर फेज में है आपका सभ्यता। ठीक है, इसीलिए आपको एकदम पहले का लिपि क्या था उसके बारे में, जो बॉस्ट्रोफेडन था उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाता है। ठीक है, सर जॉन मार्शल, गार्डन चाइल्ड, सर जॉन मार्टिमर व्हीलर आदि पुराविदों की मान्यता है कि सैंधव सभ्यता की उत्पत्ति मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता से हुई। अभी मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया इसके पहले वाले स्लाइड में कि कौन कौन नाम आपको पहले से पता है, मार्शल, चाइल्ड, मार्टिमर व्हीलर। ठीक है, मार्शल नाम याद कर लीजिए, मार्शल, चाइल्ड और व्हीलर, गार्डन चाइल्ड और व्हीलर, ये तीनों का मान्यता था क्या कि सैंधव घाटी सभ्यता सुमेरियन सभ्यता जो थी। अच्छा, ये लोग जो तीनों थे ये और किस सभ्यता के बारे में अपना जानकारी रखते हैं, तो मेसोपोटामियन सभ्यता के बारे में जानकारी रखते हैं। ठीक है, तो उत्पत्ति मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता से हुई। इन विद्वानों के अनुसार सुमेरियन सभ्यता सैंधव सभ्यता से प्राचीनतर थी। तो इनका कहना था, इन तीनों विद्वानों का कहना था, ग्रेट स्कॉलर्स थे ये,
हिस्ट्री के, ठीक है। इनका कहना था कि सैंडो सभ्यता और कुछ नहीं, जो सुमेरियन सभ्यता है उसी का एक्सटेंशन है, उसी को आगे जाके वहां पर बसाया गया होगा सैंडो सभ्यता को, ठीक है। ये इनका मानना था, किनका, मार्शल का, चाइल्ड का और व्हीलर का। तो सुमेरियन सभ्यता कहाँ की सभ्यता थी, मेसोपोटामिया की। इस चीज को आप अंडरलाइन करेंगे, सुमेरियन सभ्यता कहाँ की सभ्यता थी, मेसोपोटामिया की। आगे अगर आप देखें, इन दोनों सभ्यताओं में कुछ समान विशेषताएं हैं देखने को मिलती हैं। अब देखिए, कोई भी मुंह उठा के बोल देगा कुछ भी, तो वो क्या सच मान लिया जाएगा सभी, और अदर जो इतिहासकर्ता होंगे और स्कॉलर होंगे उसको सच मानेंगे नहीं, उसका प्रमाण देना पड़ेगा ना, कि क्या क्या प्रमाण था, क्या क्या इन तीनों के पास प्रमाण था जिसके जरिए ये बोल रहे थे कि ये दोनों सभ्यता समान थी। तो कुछ प्रमाण देना पड़ेगा, उन प्रमाणों को अच्छे से लिखना पड़ेगा। तो हम लोग डिस्कस करते हैं उसको, प्रमाण थे क्या क्या। तो ये कौन कौन से प्रमाण थे जो दोनों सभ्यता को सेम बनाते हैं, समान बनाते हैं। सॉरी। तो जो इस प्रकार हैं, दोनों नगरीय सभ्यताएं थी। जो मेसोपोटामियन जो सिविलाइजेशन था, जो मेसोपोटामियन या सुमेरियन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन या जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, सिंधु घाटी सभ्यता, दोनों कैसी थी, अर्बन, शहरी सभ्यता थी, ठीक है। दोनों के निवासी तांबे और कांसे के साथ साथ पाषाण के लघु उपकरणों का प्रयोग करते थे। तो दोनों के निवासी क्या चीज का यूज करते थे, तांबा, कांसा और पत्थर के लघु उपकरण, छोटे छोटे उपकरण का यूज करते थे जो कि पत्थर के बने हुए थे, ठीक है, उस चीज का यूज करते थे। दोनों, ये समानता के बारे में हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं। तो दोनों कैसी सभ्यताएं थी, अर्बन, और दोनों यूज क्या करते थे, कांसा का बना हुआ सामान, तांबा का बना हुआ सामान और लघु उपकरण जो पत्थर के बने हुए रहते थे, ठीक है। तो दो पॉइंट आप देखें। तीसरा क्या है दोनों में समानता, दोनों के भवन कच्ची व पक्की ईंटों से बनाए गए थे। तो मेन है ये बर्न्ड ब्रिक्स, पक्की ईंटों को ही बर्न्ड ब्रिक्स हम लोग बोलते हैं। तो दोनों के भवन कच्ची और पक्की ईंटों से बनाए गए थे। और दोनों में ये तीसरी जो समानता है वो कहीं ना कहीं इस चीज को और गौरवशाली बनाती है कि पक्की ईंटें उस समय बनाना इतना साल पहले, जो कि आपका ईसा पूर्व चल रहा है, उस पर आपको बात देखना पड़ेगा कि ये तीनों जो थे बहुत ज्यादा ही, इनका जो स्कॉलर थे तीनों, कौन कौन, व्हीलर, गार्डन चाइल्ड और ये कितना शोध करके इस चीज को यहाँ पर रखे होंगे, तभी लोग बोल रहे थे कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो सुमेरियन सिविलाइजेशन से ताल्लुक रखती है। आगे आप देखेंगे, दोनों सभ्यताओं के लोग चाक पर मिट्टी के बर्तन बनाते थे, ठीक है। तो इसको आप अंडरलाइन करेंगे, मिट्टी के बर्तन बनाना, पक्की ईंटों का यूज करना, तांबा और कांसा का यूज करना, और दोनों सभ्यताएं कैसी थी, शहरी, ठीक है। तो इतना आप जब शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, आप जब भी इसका शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो आप पॉइंट को अलग से लिखेंगे। आप अभी भी अगर बना रहे होंगे तो आप इसको पॉइंट अलग से लिखेंगे, 1 2 3 4। तो आप इतना नहीं लिख के क्या लिखेंगे कि दोनों में समानता क्या थी, दोनों शहरी सभ्यताएं थी, दोनों यूज क्या करते थे, कांसा का यूज करते थे और तांबा का यूज करते थे, ठीक है। और फिर क्या, पक्की ईंटों का यूज करते थे, पक्की ईंटों का यूज करते थे और मिट्टी का बर्तन का यूज ये सब करते थे, दोनों सुमेरियन और इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखें, दोनों को लिपि का ज्ञान था, लिपि तो दोनों के पास थी। आप देखिए जैसे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की लिपि बोस्टोफेडन, लिपि पढ़ी नहीं जा सकी लेकिन लिपि थी तो, ठीक है। आगे, उपर्युक्त समानताओं के आधार पर व्हीलर ने सैंडो सभ्यता को सुमेरियन सभ्यता का कॉलोनी बोला, ठीक है। ये सब चीज को आपको अंडरलाइन करना पड़ेगा, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जितना भी समानताएं आप अभी देखे हैं, ये जो 5 समानताएं या 4 समानताएं हम लोग अभी बात किए थे, तो व्हीलर ने एक स्टेटमेंट दिया था कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो सुमेरियन सिविलाइजेशन का ये कॉलोनी है, उसी का एक विस्तार है, ठीक है। तो इस चीज को आप अपने आंसर में ऐड करते हैं तो आपका मार्क्स बढ़ता है,
ठीक है, तो यहां पर आप अंडरलाइन कर लेंगे इस चीज को, और आप नोट भी कर रहे होंगे तो इसको जरूर अंडरलाइन या लिखेंगे। तो उपर्युक्त समानताओं के आधार पर व्हीलर ने सैंधव सभ्यता को सुमेरियन सभ्यता का एक उपनिवेश, उपनिवेश मतलब कॉलोनी, ठीक है, बताया। परंतु गहराई से विचार करने पर यह मत तर्क संगत प्रतीत नहीं होता है। तो आगे और भी अदर जो इतिहासकार थे, पुरातात्विक जो स्कॉलर थे, उनका कहना वो इससे तर्क संगत नहीं थे, इससे ताल्लुक नहीं रखते थे कि सिर्फ आप इन 5 जो अभी हम लोग बात डिस्कस किए हैं उसी के बेसिस पर आप बता दें कि ये सुमेरिया सभ्यता का ही कॉलोनाइजेशन है, उसी का एक आगे विस्तार है, ऐसा आप नहीं बोल सकते। तो अगर कोई आपका विरोध कर रहा है तो उसके पास भी कुछ प्रमाण होगा कि विरोध क्यों हो रहा है, क्यों ऐसा नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो उस चीज के बारे में हम लोग अभी आगे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर लिखा है परंतु गहराई से विचार करने पर यह चीज जो भी बताया गया वो तर्क संगत प्रतीत नहीं होता है। अब देखिए प्रमाण तो एक से एक दिया, लेकिन विद्वानों का, ज्यादातर विद्वानों का मानना है कि ये जो तर्क दिया गया है वो तर्क संगत नहीं है। तो क्यों नहीं होगा, तो उसमें कुछ और विषमताएं होंगी। अभी तक हम लोग समानताएं पढ़े हैं, तो कुछ इतिहासकर्ता उसमें विषमताएं बताए होंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस को भी आपको अपने आंसर में ऐड ऑन करना पड़ेगा, तभी आपका जो ओरिजिन वाला क्वेश्चन है वो अच्छा आपका मार्क्स देके जाएगा। तो क्योंकि दोनों सभ्यताएं में इन बाह्य समानताओं के बावजूद कुछ मौलिक विषमताएं भी थी। विषमताएं मतलब डिफरेंसेस, दोनों में डिफरेंसेस क्या क्या थे, तो जिनकी हम उपेक्षा नहीं कर सकते, ठीक है, जिनको हम नकार नहीं सकते, तो उस चीज को आपको देखना है कि दोनों में डिफरेंस क्या था। समानता क्या थी वो चीज हम लोग देख लिया, अब डिफरेंसेस देखना है, जिसके तौर पर बहुत सारे इतिहासकार मानते थे कि ये सुमेरियन सिविलाइजेशन का कॉलोनाइजेशन नहीं है, ठीक है। तो सैंधव सभ्यता की नगर योजना सुमेरियन सभ्यता की उपेक्षा अधिक सुव्यवस्थित थी। तो इस चीज को आप अंडरलाइन करेंगे, दोनों में थी तो नगर व्यवस्था, लेकिन ज्यादा सुव्यवस्थित किसकी थी, सैंधव सभ्यता की। अब यहां लिखेंगे इस तरह से, आप अपने कॉपी में अगर नोट कर रहे होंगे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी वो सुमेरियन सिविलाइजेशन से ज्यादा इसका व्यवस्थित था। क्या, इससे ज्यादा व्यवस्थित था इसका नगर योजना, जो टाउन प्लानिंग था इसका ज्यादा अच्छा था। किससे, सुमेरियन से। दोनों के बर्तन, उपकरण, मूर्तियां, मुहरे आदि आकार प्रकार में काफी भिन्न है। अब देखिए, अब बात होता है शेप्स का, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि दो सभ्यताएं अगर हैं तो दोनों में आपका जो बर्तन या फिर और भी कुछ है सबका शेप, साइज, कलर सब सेम हो, ठीक है। तो ये उतना ज्यादा तर्क संगत नहीं लगता है ये वाला पॉइंट, लेकिन पहला वाला है सैंधव सभ्यता सही में इसका टाउन प्लानिंग जो था वो बहुत अच्छा था, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट में आप इसको लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं लिख सकते। तो दोनों के बर्तन, उपकरण मतलब टूल्स, मूर्तियां, मुहर आदि आकार प्रकार में काफी भिन्न है। तो पहला पॉइंट था आपका कि दोनों का नगर योजना में अंतर था। दूसरा है आपका कि दोनों के उपकरण थे, उपकरण, मूर्तियां और मुहर और बर्तन सब में क्या था, थोड़ा थोड़ा आकार, साइज में क्या था, चेंजेस था। आगे अगर आप विषमताएं और देखें तो और क्या लिखा हुआ है, यह सही है कि दोनों की सभ्यताएं में लिपि का प्रचलन था, परंतु अब देखिए लिपि में भी यहां डिफरेंस दिया हुआ है। तो पहला डिफरेंस क्या था आपका, तो पहला डिफरेंस था आपका किसमें, टाउन प्लानिंग में। दोनों का टाउन प्लानिंग में डिफरेंस था। किसका टाउन प्लानिंग ज्यादा अच्छा था, हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन का, सिंधु घाटी सभ्यता का। दूसरा आप देखेंगे कि दोनों के बर्तन, उपकरण, मूर्तियां, मुहरे आदि आकार प्रकार में भिन्न थी, मतलब शेप एंड साइज ऑफ टूल्स डिफरेंट पाए गए, शेप एंड साइज ऑफ टूल्स डिफरेंट पाए गए। अब यहां पर था क्या, और तीसरा था आपका कि जो लिपि लोग यूज करते थे, लिपि तो दोनों के पास था, उसमें अक्षर का डिफरेंस था, लेटर्स का डिफरेंस था। तो कितने लेटर्स का डिफरेंस था देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पर है। परंतु दोनों ही लिपियां परस्पर भिन्न है। जहां सुमेरियन लिपि में 900 अक्षर हैं, वहीं सैंधव लिपि में केवल 400 अक्षर हैं। इस चीज को आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक है। सुमेरियन लिपि में कितना अक्षर है, 900 और इंडस वैली में 400।
आगे अगर हम लोग बढ़े तो ये हो गया आपका डिफरेंसेस। ठीक है, तो अगर आप सब देखिए इसमें भी और क्वेश्चन शॉर्ट आंसर में आएगा अगर, या वेरी शॉर्ट में आएगा तो कैसे आ सकता है। शॉर्ट में अगर आएगा तो आप बोलेंगे, छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है कि सिंधु सभ्यता का ओरिजिन सुमेरियन सभ्यता से हुआ था या नहीं हुआ था, इसमें आपका क्या तर्क है ये बताइए। ठीक है, तो आप दोनों ये लिखेंगे कि क्यों समानता था और क्यों समानता नहीं था, ये दोनों आपको लिखना पड़ेगा, लिख के समझाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस चीज को आप अच्छे से एक एक वर्ड को आप देखेंगे तो आप बता सकते हैं। उसी तरीके से यहां पर लास्ट लाइन में वही लिखा हुआ है, इन विभिन्नताओं के कारण दोनों सभ्यताओं को समान मानना समुचित नहीं होगा, मतलब ठीक नहीं होगा। दोनों सभ्यताओं को समान मानना ठीक नहीं होगा। दोनों सभ्यताओं को समान मानना ठीक नहीं होगा। ठीक है, अतः हम सैंधव सभ्यता को सुमेरियन उपनिवेशीकरण मतलब कोलोनाइजेशन नहीं मान सकते। सुमेरियन सभ्यता को, हड़प्पन सभ्यता को सुमेरियन सभ्यता का कॉलोनी या उसका परिणाम नहीं कह सकते। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन आया कि हम सैंधव सभ्यता को क्यों सुमेरियन सभ्यता का उपनिवेशीकरण नहीं कह सकते, तो आपको ये लिखना पड़ेगा, ये 4-5 पॉइंट, और क्यों कह सकते हैं ऊपर वाला 4 पॉइंट लिखना पड़ेगा। अगर आया कि दोनों में बताइए कि क्यों नहीं कह सकते हैं, क्यों कह सकते हैं, तो आपको ये पूरा अभी जो मैंने बताया इस स्लाइड में ये आपको पूरा लिखना पड़ेगा। तो उम्मीद है आपको ये चीज यहां तक समझ में आ गया हो। ठीक है, आगे हम लोग बढ़े अगर, तो सैंधव तथा, आप देखिए अभी तक इसका डिस्कशन किसके साथ चल रहा था, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है इसका डिस्कशन किसके साथ चल रहा था, सुमेरिया के साथ, मेसोपोटामिया के साथ चल रहा था। अब चल रहा है कि कुछ विद्वान मानते थे, कुछ विद्वान का मानना था कि ये जो सुमेरियन सिविलाइजेशन के बाद कुछ विद्वान का ये मानना था कि जो ये थे सैंधव सभ्यता वाले लोग थे, ये मेनली आर्यंस थे, ये आर्यन लोग थे, किसी किसी इतिहासकारों का ये मानना था। तो क्या ये मानना बिल्कुल सही था? तो आप देखेंगे कि ये जो टॉपिक दिया, ये तो दिया गया था कि उनका जो मानना था कि ये आर्यन थे, ये बिल्कुल ही नकार दिया गया बहुत सारे इतिहासकारों और के द्वारा कि ये इसके आर्यंस नहीं थे ये। ठीक है, आर्य नहीं थे, इसको नकार दिया गया। वही चीज यहां पर लिखा हुआ है। तो ये आर्य क्यों नहीं थे उसके बारे में भी डिफरेंसेस आपको पढ़ना पड़ेगा कि आर्य कैसा यूज करते थे, आर्य क्या करते थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन उनसे भिन्न क्यों है, तो ये सब चीज इसमें लिखना पड़ेगा। तो वही टॉपिक है यहाँ पर, सैंधव तथा वैदिक सभ्यताओं के बीच मुख्य अंतर इस प्रकार है। तो जो सैंधव घाटी सभ्यता है और वैदिक सभ्यता है उसके बीच में डिफरेंस हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो डिफरेंस है क्या, वैदिक आर्यों की सभ्यता ग्रामीण एवं कृषि प्रधान थी। ये सबको पता है कि वैदिक जो आर्यंस थे उनका कैसा सिस्टम चलता था, तो वो उनका ग्रामीण था, एक रूलर और एग्रीकल्चर पर वो लोग डिपेंड होते थे, एक रूलर सभ्यता थी ये। और इंडस वैली सिविलाइजेशन कैसी थी, ये एक अर्बन सिविलाइजेशन थी। ठीक है, एवं व्यापार व्यवसाय पर प्रधान थी। ये किस पर डिपेंड करते थे, बिजनेस। ठीक है, मर्चेंट्स होते थे यहाँ के लोग, और ये किस पर डिपेंड करते थे, एग्रीकल्चर पे ये डिपेंड करते थे। आर्यों के मकान घास फूस तथा बांस की सहायता से बनते थे। अब यहाँ पर उनके होम के बारे में या उनके रहने के स्थान के बारे में चर्चा किया गया है। तो क्या चर्चा किया गया है, आर्यों के मकान घास फूस तथा बांस की सहायता से बनते थे, जबकि आपको पता है सैंधव घाटी सभ्यता ब्रिक्स का यूज करते थे, ईंट का यूज करते थे। ठीक है, वही यहाँ पर लिखा हुआ पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे। सैंधव सभ्यता के निर्माता पाषाण तथा कांसे के उपकरणों का प्रयोग करते थे। अब कांसा और पाषाण तो सैंधव घाटे वाले भी यूज करते थे, पाषाण मतलब पत्थर और कांसा सैंधव घाटे वाले भी यूज करते थे, और लौ से परिचित नहीं थे। अब देखिए के निर्माता पाषाण तथा कांसे के उपकरणों का प्रयोग करते थे, लेकिन किससे परिचित नहीं थे, लोहा।
लोहा से ये लोग परिचित नहीं थे। इस चीज को आप अंडरलाइन करके अच्छे से लिखेंगे। इसके विपरीत वैदिक आर्यों को लोहा का ज्ञान था। ठीक है, ये सब डिफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जाके अगर आप वैदिक कल्चर भी अगर आप पढ़ते हैं जाके और वहां से क्वेश्चन इसी से मिक्स करके आता है सिंधु सभ्यता के बारे में, तो आपको ये सब लिखना पड़ेगा। तो पहला डिफरेंस हम लोग क्या देखें, यहां हम लिखते हैं साइड में। तो पहला डिफरेंस क्या था आपका कि जो वैदिक सभ्यता थी वहां के लोग, वहां का जीवन कैसा था, वो एक ग्रामीण सभ्यता थी। और उसी तरीके से आप देखेंगे कि आपका जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था वो कैसा था, एक शहरी सभ्यता थी। दूसरा आप देखेंगे यहाँ के लोग कैसे थे, तो कृषि प्रधान, यहाँ पर एग्रीकल्चर पर लोग बल देते थे और यहाँ पर लोग किस पे बल देते थे, बिजनेस पे बल देते थे। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे जो सेकंड पॉइंट पर हम लोग बात किए हैं कि ये लोग किसके बारे में नहीं जानते थे, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ये लोग लोहा के बारे में नहीं जानते थे, और जो आर्यंस लोग हैं या वैदिक सभ्यता वाले लोग हैं ये लोग लोहा के बारे में जानते थे। ठीक है, तो ये सब पॉइंट अगर आप हल्का सा लिख लेते हैं कॉपी में तो आपको रिवीजन करने टाइम बहुत आसान होगा। ठीक है, ये चीज आप लिख सकते हैं कि जो इनके घर है वो घास फूस के बने हुए रहते थे, घास फूस के, और इनका तो आपको पता है कि लोग क्या यूज करते थे, पक्की ईंट। ठीक है, आगे हम लोग देखें, वैदिक आर्य इंद्र वरुण आदि देवताओं के उपासक थे। ठीक है, अब यहां पर रिलीजियन के बारे में बात हो रहा है कि कौन किसकी पूजा करता था। तो आर्य लोग जो थे वो किसकी पूजा करते थे, इंद्र वरुण आदि देवताओं की उपासक थे, उनकी पूजा करते थे। ये यज्ञ करते थे तथा लिंग पूजा और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। अब देखिए, लिंग पूजा और मूर्ति पूजा ये दोनों का ये विरोधी थे। इस पॉइंट को आप अंडरलाइन करके ठीक से लिखेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, क्या वैदिक सभ्यता वाले मूर्ति पूजा या लिंग पूजा करते थे, तो आपको आंसर अगर एमसीक्यू में आता है तो आपको ठीक से लिखना याद रहेगा, तभी आप लिख पाइएगा। परंतु सैंधव लोग मुख्य रूप से मातृ देवी तथा लिंग पूजा ही करते थे तथा लिंग पूजा के समर्थक थे। तो इस चीज को अंडरलाइन करिएगा, ये भी मेन डिफरेंस है, ये कौन किसका पूजा करता है। तो ये लोग किसका पूजा करते थे, इंद्र और आदि जो वरुण है उन भगवान का पूजा करते थे, यज्ञ करते थे। लेकिन मूर्ति पूजा आर्यंस लोग या फिर जो वैदिक सभ्यता वाले लोग हैं वो नहीं करते थे और लिंग पूजा नहीं करते थे। वहीं आप दूसरी तरफ देखेंगे कि सिंधु सभ्यता वाले लोग थे, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले लोग थे, वो लिंग पूजा करते थे और मातृ देवी की भी पूजा करते थे। यहां तक क्लियर है। आगे हम लोग देखें, आर्यों का प्रिय पशु अश्व था। ठीक है, आर्यों का प्रिय पशु क्या है, अश्व, घोड़ा, जिसकी सहायता से युद्धों में विजय प्राप्त करते थे। किंतु जो इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले लोग थे वो घोड़ा के बारे में नहीं जानते थे, वो घोड़े के बारे में परिचित नहीं थे। सैंधव लोग व्याघ्र और हाथी से परिचित थे, बाघ और हाथी ये लोग जानते थे, उससे परिचित थे, क्योंकि उनकी मुद्राओं पर इन पशुओं का अंकन मिलता है। ठीक है, इसके विपरीत वैदिक आर्यों को इनका ज्ञान नहीं था। ठीक है, तो ये दोनों वैदिक लोग नहीं जानते थे हाथी क्या है। ठीक है, ये नहीं जानते थे। ठीक, तो ये सब कुछ विषमताएं आप देखेंगे दोनों के बीच, विषमताएं तो नहीं, डिफरेंसेस, हाँ वही डिफरेंसेस आप देखेंगे दोनों के बीच। और इस चीज को आप लिखेंगे अगर क्वेश्चन आता है कि आर्यों के बेसिस पर बताइए कि आर्य जो कल्चर था और जो सिंधु सभ्यता का कल्चर था उसमें क्या डिफरेंसेस है, अगर आता है तो आप यहां से क्वेश्चन लिख सकते हैं। ये आपको टोटल नोट्स आपको व्हाट्सएप चैनल पे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ठीक है, आगे हम लोग अगर बढ़ें तो छठा पॉइंट है, आर्यों के धार्मिक जीवन में गाय की महत्ता थी। ये लोग गाय का पूजा करते थे, गाय को अच्छा मानते थे। क्या धार्मिक जीवन में गाय की महत्ता थी, उसे अघन्य कहा जाता था। इसके विपरीत सैंधव लोग वृषभ की पूजा करते थे। ठीक है, आप देखे होंगे एक मूवी मोहनजोदाड़ो, उसमें आप देखे होंगे लास्ट में एक आपको दिखता है जानवर जिसका एक सिंग होता है। ठीक है, एक सिंग होता है, तो ठीक है, उसको वृषभ को पवित्र एवं पूज्य मानते थे
और आर्यों के धार्मिक जीवन में क्या पवित्र था? गाय। तो दोनों में डिफरेंस था, यहाँ पर वृषभ और यहाँ पर गाय। सैंधव निवासियों के पास अपनी एक लिपि थी, ठीक है, जिसको आप बोस्ट्रोफेडन बोलते हैं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले चर्चा की। जबकि आर्य लिपि से परिचित नहीं थे, आर्यों के पास अपनी कोई लिपि, उससे वो परिचित नहीं थे, उनकी शिक्षा प्रणाली मौखिक थी। अंडरलाइन करना ये सब पॉइंट, इनका लिपि नहीं था। आर्यों की शिक्षा प्रणाली कैसी थी? मौखिक थी। हालांकि विशेषज्ञों के मत इन उपरोक्त कारणों पर एक मत नहीं है। यह भी है कि आर्यों की अगर, अब देखिए ये एक साल का कहानी नहीं है, एक दिन का कहानी नहीं है, ठीक है। इसलिए जितना भी इतिहासकार है वो आप बोल सकते हैं कि वो सही भी बोल रहे हैं और गलत भी बोल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ऋग्वेद उसी समय आर्यन लोग के समय ही आपका प्रचलन में था, ठीक है, उसी समय। तो यहाँ पर ये कहना कि लिपि का ज्ञान नहीं था और शिक्षा प्रणाली मौखिक थी, हो सकता है शुरुआत में हो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हालांकि विशेषज्ञों के मत इन उपरोक्त कारणों पर एक मत नहीं है। विशेषज्ञों का मत कभी एक मत नहीं होता है, हमेशा डिफरेंसेस सब में रहता ही है, ठीक है। जितना भी आप अलग अलग किताब भी देखेंगे तो उसमें अलग अलग कहानी लिखा हुआ है इन सब चीजों के बारे में। कुछ विद्वानों की धारणा है कि सैंधव सभ्यता के निर्माता द्रविड़ भाषी थे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर नया बात आ गया कि ये लोग कैसा भाषी थे? सैंधव सभ्यता वाले लोग द्रविड़ भाषी थे, जो कि अभी आप इंडिया में द्रविड़ भाषी कहाँ के लोग हैं? साउथ के आप देखेंगे, तमिलनाडु के आसपास, ठीक है। सुनीति कुमार चटर्जी ने भाषा विज्ञान के आधार पर सिद्ध किया है कि ऋग्वेद में जिन दास दस्युओं का उल्लेख हुआ है वे द्रविड़ भाषी थे। अब देखिए यहाँ पर एक इतिहासकार का नाम आ रहा है, सुनीति कुमार चटर्जी। उनका कहना है, ये एक भाषा वैज्ञानिक के आधार पर ये बताई, ये सिद्ध कर दी कि ऋग्वेद में जिस दास दस्यु का उल्लेख हुआ है वो एक कैसे भाषी थे? वे द्रविड़ भाषी थे और उन्हें ही सिंधु सभ्यता के निर्माण का श्रेय दिया जाना चाहिए। अब देखिए नया पॉइंट इतने देर के बाद निकल के आया। अभी तक तो दो मत हम लोग देखे थे, एक पिगट जी जो आपके बारे में सिंधु सभ्यता के बारे में बताएं और एक आपके गार्डन चाइल्ड व्हीलर ये सब बताएं, ठीक है। अब यहाँ पर सुनीति कुमार चटर्जी अब अलग बात बोल रही हैं कि जो ऋग्वेद में दास दस्यु के बारे में उल्लेख किया हुआ है जो द्रविड़ भाषी थे, वो सिंधु सभ्यता के निर्माण का श्रेय उन्हीं को दे देना चाहिए, ये उनका कहना था, ठीक है। आगे हम लोग देखें, यह निष्कर्ष कुछ वजनदार प्रतीत नहीं होता है और नहीं होना भी नहीं चाहिए। ये अकेली ऐसी थी जो ऐसा बात बोल रही थी, बाकी लोगों का मत अगर आप देखें तो विषमताएं और समताएं जो थी वो लगभग सेम थी बाकी लोगों की, और ये एक अलग बात बोल रही थी, ठीक है। तो परंतु इसे पूर्णतः निश्चित नहीं किया जा सकता। अब देखिए इस चीज को जो ये बात बोली थी इसको यहाँ पर एकदम सही रूप से सही नहीं माना जा सकता, कुछ हद तक माना जा सकता है। जो इनसे ताल्लुक रखते होंगे इतिहासकार वो मानते होंगे इस बात को, बाकी ज्यादातर जो इतिहासकार है इस बात से ताल्लुक इससे तर्कसंगत नहीं थे। आगे आप देखेंगे स्टुअर्ट पिगट जो एक इतिहासकार थे, वो क्या कहना था उसका इस चीज के बारे में। तो स्टुअर्ट पिगट अल्विन आदि पुराविदों का विचार है कि सैंधव सभ्यता की उत्पत्ति दक्षिणी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब और उत्तरी राजस्थान के क्षेत्रों में इसके पूर्व विकसित होने वाली ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों तथा मुंडिकाक, मुरासी, घुंडई, जाब, क्वेटा, कुल्ली, नाल, आमरी, कोडदीजी, कालीबंगा आदि से हुई है। इस चीज को आप अंडरलाइन करेंगे, अच्छे से लिखेंगे, क्योंकि स्टुअर्ट पिगट कैसे इतिहासकार थे, कैसे पुरातात्विक इतिहासकार थे, वो बताते थे कि इंडिया के आसपास मतलब इंडस के आसपास जितने भी छोटे छोटे सभ्यताएं हैं उससे मिलके सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार हुआ है। उसी चीज को यहाँ पर लिखा हुआ है इस पैराग्राफ में, तो आप नाम याद कर ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक बार मैं फिर से दोहरा दूं तो स्टुअर्ट पिगट अल्विन आदि पुराविदों का विचार है कि सैंधव सभ्यता की उत्पत्ति कहां से? दक्षिणी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, उत्तरी राजस्थान, अब ये इंडिया का पार्ट आ गया, इसके पूर्व विकसित होने वाली ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों, मतलब इसके आने से पहले जो ताम्र पाषाणिक संस्कृति थी उससे सिंधु घाटी सभ्यता का उत्पत्ति हुआ है। संस्कृतियों तथा मुंडिकाक, मुरासी, घुंडई, जाप, क्वेटा, कुल्ली, आमरी, कोडदीजी, कालीबंगा आदि से हुई है। तो ये सब चीज का नाम
पूरा तो नहीं याद होना चाहिए, लेकिन कुछ कुछ याद होना चाहिए जिसको कि आप एग्जाम में लिख सकें। इन ग्रामीण संस्कृतियों के लोग कृषि कर्म तथा पशुपालन करते थे। ठीक है, अब याद रखिएगा ये ग्रामीण वर्ग के लोग थे। अब इसी से जुड़ जुड़ के अब मान लीजिए दो लोग हैं, दो लोग के पास आइडिया है, तीन लोग के पास आइडिया, तीनों को आइडिया मिलेगा, बड़ा आइडिया बन सकता है, अच्छा आइडिया बन सकता है। ठीक है, तो इन छोटे छोटे ग्रामीण संस्कृतियों का मदद लेके एक जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसको बसाया गया। तो इन ग्रामीण संस्कृतियों के लोग कृषि कर्म तथा पशुपालन करते थे और विविध अलंकरणों वाले मिट्टी के बर्तन तैयार करते थे। ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। वहां खुदाई से पशु एवं नारी मूर्तियां भी मिली हैं। अनुमान किया जा सकता है कि बलूचिस्तान के लोग मातृ देवी की पूजा तथा लिंग उपासना भी करते थे। इस सब चीज को आप अंडरलाइन करेंगे। क्या कहां से? तो यहां पर इन जगहों पर खुदाई पर क्या मिला है? पशु एवं नारी की मूर्तियां, पशु एवं नारी की मूर्तियां मिली हैं। ठीक है, अनुमान किया जा सकता है कि बलूचिस्तान में, ऐसा एकदम एग्जैक्ट नहीं बताया, यहां अनुमान का बात किया जा रहा है। तो अनुमान किया जा सकता है कि बलूचिस्तान के लोग मातृ देवी की पूजा तथा लिंग उपासना करते होंगे। ठीक है, इस चीज को अगर आगे बढ़ाएं और तो उल्लेखनीय है कि इन संस्कृतियों के पात्रों पर प्राप्त कुछ चित्रकारियां, जैसे कुछ चित्रकारी भी प्राप्त हुआ, वो चित्रकारियां जैसे पीपल की पत्ती, हिरन, त्रिभुज आदि सैंध व पात्रों पर भी प्राप्त होती है। अतः इस संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है कि सैंधव सभ्यता का विकास इसी क्षेत्र की पूर्ववर्ती संस्कृतियों से हुआ है। तो क्या क्या यहाँ पर साक्ष्य दिया गया? तो सैंधव घाटी सभ्यता के दीवार पर या मुहर पर जो चित्रकारी मिली है, तो उन सब चित्रकारी और ये सब आसपास की जो ग्रामीण संस्कृति थी उससे बहुत मिलती जुलती थी। तो इसी चीज का हवाला देके ये बताया गया कि ये जो आसपास वाले इलाके थे, यही छोटे छोटे इलाके मिलके इंडस वैली सिविलाइजेशन को और बड़ा बनाते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन का उत्पत्ति करवाते हैं। अतः इस संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है कि सैंधव सभ्यता का विकास इसी क्षेत्र की पूर्ववर्ती संस्कृतियों से हुआ है, या दोनों संस्कृतियां एक दूसरे के गहन संपर्क में हैं। आगे आप देखेंगे गहन संपर्क में आई होंगी, किंतु यह निष्कर्ष भी अंतिम नहीं होगा। अब कुछ भी अंतिम नहीं होगा। देखिए जैसे जैसे इतिहासकार, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होगा, ये चीज कभी खत्म नहीं होगा। हमेशा आपको एक मत नहीं मिलेगा, आपको दो मत मिलते चला जाएगा। ठीक है, तो ये भी जो है उसको आप सही, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यह निष्कर्ष भी अंतिम नहीं होगा, क्योंकि इन ग्रामीण संस्कृतियों में लिपि एवं मोहरों का प्रचलन तथा यहाँ पक्की ईंटों के प्रयोग का प्रमाण नहीं मिलता है। मतलब अगर कोई इतिहासकार ये बोल रहा है, तो कोई एक दूसरा इतिहासकार होगा जो एक दूसरा पॉइंट निकाल के बोलेगा ना, आप जो बोल रहे हैं वो गलत है। तो ये तो होते चला आएगा, आपको लिखना है आंसर और आपको ढंग से लिखना है। ठीक है, तो इन ग्रामीण संस्कृतियों में लिपि एवं मोहरों का प्रचलन तथा यहाँ पक्की ईंटों के प्रयोग का प्रमाण नहीं मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता और अन्य समकालीन सभ्यताओं के मध्य एक रूपता के जो साक्ष्य प्रस्तुत किए जाते हैं, उसके विपरीत भिन्नता के साक्ष्यों की संख्या कहीं ज्यादा है। अब देखिए यहाँ पर साफ साफ लास्ट में लिखा हुआ, इस लाइन को आप लास्ट में जरूर लिखिएगा अगर ये आपका क्वेश्चन आता है ओरिजिन के बारे में, तो कि सिंधु घाटी सभ्यता और अन्य समकालीन, इसके साथ जो कंटेम्प्रेरी जो सभ्यताएं चल रही थी, तो के मध्य एक रूपता के जो साक्ष्य प्रस्तुत किए जाते हैं, उसके विपरीत भिन्नता साक्ष्यों की संख्या कहीं ज्यादा है। तो जो एक रूपता का जो साक्ष्य है, मतलब सब कुछ समान होने का जो साक्ष्य है, उससे ज्यादा समान नहीं होने का साक्ष्य ज्यादा है। ठीक है, जो प्रमाणित करते हैं कि ये सभी सभ्यताएं संभावित तौर पर एक दूसरे के संपर्क में आई होंगी, मगर ये सब क्या है, भिन्न भिन्न है। ठीक है, तो ये था आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन का ओरिजिन, उत्पत्ति का मत, कहां से ये उत्पत्ति पे आए। तो कोई बोले ये मेसोपोटामिया से आए, कोई बोलिए आर्यंस थे, कोई बोलिए हिंदुस्तान, इंडस जो रिवर था उसी के आसपास जो छोटे छोटे संस्कृति है उससे ये उत्पन्न हुए हैं। तो आपको उम्मीद है ये क्लास आपको समझ में आया होगा और आप अपना आंसर अब आसानी से लिख पाएंगे अगर ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है। तो अगला क्लास हम लोग जो लेके आएंगे, अब मैं कोशिश करूंगा कि 2 या 3 क्वेश्चन लेके आऊं और आपको समझा पाऊं। ठीक है, क्योंकि टाइम कम है और हम लोग को क्वेश्चन कंप्लीट करना है, जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको जल्द से जल्द कंप्लीट करना है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।